एटॉमिक स्ट्रक्चर ये हम डिस्कस करते हैं। और एक चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें बेटा सबसे पहले तो ये कि फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी खास तौर पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब यूज करते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब जो है ये ग्लास की एक बनी हुई ट्यूब होती है और इसमें हम दोनों तरफ एक यानी मेटालिक इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ठीक है, इसके साथ एक वैक्यूम पंप लगाया जाता है जिसकी मदद से हम किसी भी प्रेशर पर कोई भी गैस इसमें फिल कर सकते हैं, जिसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनोड, एंड अदर वन व्हिच इज कनेक्टेड टू द बैटरी नेगेटिव टर्मिनल, इट इज कॉल्ड कैथोड। ठीक है जी। फिर विलियम क्रुक्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया बेटा और उसने देखा कि कुछ रेंज रेट होती है अगर हम हाई वोल्टेज यानी 5000 टू 500 टू 2000, इसमें 5000 टू 10000 वोल्टेज की जब बैटरी लगाई जाती है ना, ठीक है, तो हम देखते हैं कि कुछ रेज एमिट होती हैं जो कैथोड से किधर को जाती हैं, एनोड की तरफ। ठीक है, और ये लो प्रेशर पर क्रिएट होती हैं। प्रेशर इसमें जो रखा जाता है ये 0.01 टॉर, 0.01 टॉर, इतने लो प्रेशर पर कुछ रेज एमिट होती हैं कैथोड से एनोड की तरफ। क्योंकि कैथोड से निकलनी और एनोड की तरफ जा रही है इसलिए इनको कैथोड रेज का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो कैथोड रेज जो है ना ये नेचर ऑफ रेसिडुअल गैस पर डिपेंड नहीं करती, ये आपने याद रखना है। These are actually fast moving electrons. ये असल में क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और इनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था बेटा किसने, स्टोनी ने। ठीक है, समझ आ गई, स्टोनी कॉल्ड कैथोड रेज एज इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद इनके ऊपर इनकी जो चार्ज टू मास रेशियो मेजर की गई थी 1.7588 into 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम थी, और ये वैल्यू मेजर की थी बेटा जी जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, 1.7588 10⁻11 कूलम। तो हम अगर लिखें कि चार्ज ऑन 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स, 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा जी बेटा, 1 किलोग्राम के ऊपर 10⁻11 है तो 1 ग्राम पर क्या हो जाएगा 10⁸, यानी बन जाएगा फिर 1.7588 into 10⁸ कॉलम। ठीक है, ये 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। ठीक है बेटा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 1000 ग्राम के ऊपर चार्ज आ रहा है 1.758 into 10⁻11 कॉलम। तो 1 ग्राम के ऊपर कितना होगा बेटा, 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको और 10⁸ आ जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज ये टिन के ऊपर जब फॉल करती हैं तो येलो फ्लोरेसेंस क्रिएट करती हैं। ठीक है, और जब ये एल्यूमिना के ऊपर फॉल करती है ना Al2O3 के ऊपर तो फिर रेड फ्लोरेसेंस क्रिएट करती हैं। ठीक है बेटा, कैथोड रेज। इसके अलावा कैथोड रेज हैव मोमेंटम। इस तरह ये अगर ग्लास के ऊपर फॉल करती हैं तो ग्रीनिश फ्लोरेसेंस क्रिएट करती हैं। ठीक है बेटा, ग्रीनिश फ्लोरेसेंस क्रिएट करेंगी कैथोड रेज, एंड कैथोड रेज हैव मोमेंटम आल्सो। इनका मोमेंटम भी होता है, दे कैन आयोनाइज गैसेस को ये आयोनाइज कर सकती हैं। ठीक है, प्रोड्यूस
एक्स रेज, ठीक है, ऑन स्ट्राइकिंग विद हैवी मेटल, ऑन स्ट्राइकिंग विद हैवी मेटल। जब ये हैवी मेटल से टकराती हैं तो एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है बेटा, समझ आ गई। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रेज की, और कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन्स का नाम किसने दिया था, स्टोनी, ठीक है, स्टोनी कॉल्ड देम इलेक्ट्रॉन्स, स्टोनी ने इनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था, ठीक है जी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी इलेक्ट्रॉन का जो मास है ये कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है, यानी mass of electron 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम है, ठीक है, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, -1.6 × 10⁻19 कोलोम्ब, ठीक है जी। ये पॉइंट भी आपने याद रखने हैं। और इलेक्ट्रॉन का मास जो है ये प्रोटॉन के मास से ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, क्या हो गया, mass of electron is 1836 times less than the mass of proton, ठीक है बेटा, ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद नेक्स्ट सर एक मिनट वेट कीजिएगा, डिस्कवरी जी सर लेफ्ट साइड रेज कर दो, राइट में कीजिएगा। बेटा साथ ठीक है। उसके बाद है जी प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की जो डिस्कवरी है बेटा ये कैथोड रेज की डिस्कवरी से पहले हुई थी, ठीक है, यानी पॉजिटिव रेज वर डिस्कवर्ड बिफोर द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। 1886 में पॉजिटिव रेज जो है ये डिस्कवर हुई थी बेटा, ठीक है जी, समझ आ गई। और ये जो डिस्कवरी है पॉजिटिव रेज की, पॉजिटिव रेज जो है ना ये कैसे डिस्कवर हुई, ये देखा गया कि कुछ रेज ऐसी भी हैं जो एनोड से किधर को जाती हैं, कैथोड की तरफ, क्योंकि ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं इसलिए इन रेज को कह दिया गया कि इन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड कैनाल रेज, इनको कैनाल रेज का भी नाम दिया गया। कैनाल रेज क्यों कहा गया सर, एक कैनाल रोड से, हाँ कैनाल रोड से जाती है। यहाँ पे बेटा ये जो कैथोड है ना इसको परफोरेटेड बना दिया गया था, ठीक है जी, ये परफोरेटेड सी यानी कैथोड जो है परफोरेटेड था और इसमें जो होल्स है ना इनको कैनाल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये रेज देखा गया कि ये बिल्कुल सीधी गुजर जाती है होल्स में से, तो इसलिए इनको कैनाल रेज का नाम दे दिया गया, ठीक है जी, समझ आ गई। तो इन पर पॉजिटिव चार्ज है। फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, इसने यहाँ हाइड्रोजन गैस फिल की, ये आपने लिखनी है ना, अब हम पढ़ रहे हैं बेटा पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज। अब ये जो कैनाल रेज है ना ये असल में क्या है, फास्ट मूविंग के टाइम्स है। कैनाल रेज आर एक्चुअली फास्ट मूविंग के टाइम्स। जैसे सपोज इसमें कोई गैस हमने फिल की हुई है और ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जाहिर है इधर से कैथोड रेज भी तो आ रही हैं, तो कैथोड रेज आर एक्चुअली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड रेज के जो इलेक्ट्रॉन्स है इस रेसिड्यूल गैस के मॉलिक्यूल या एटम से टकराते हैं और इसमें से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। इस तरह से रेसिड्यूल गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर या एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और इधर से 2 इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, ठीक है। एक तो इसका ये इलेक्ट्रॉन जो बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इसमें से इलेक्ट्रॉन, तो ये असल में क्या बन गया, कैटायन। तो ये फास्ट मूविंग कैटायंस होती हैं। अब डिफरेंट गैसेस के लिए कैटायंस के मैसेज क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट। जैसे हाइड्रोजन का कैटायन है उसका मास 1 होगा, ऑक्सीजन का कैटायन है उसका मास 32 ग्राम पर मोल होगा, ठीक है। इसी तरह से यानी डिफरेंट गैसेस हैं तो उनके कैटायंस के मैसेज क्या है, डिफरेंट। तो इसलिए फॉर डिफरेंट गैसेस इनकी चार्ज टू मास रेशियो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, फॉर डिफरेंट
for different gases, charge to mass ratio is different. ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चार्ज टू मैस रेशियो इज मैक्सिमम, फॉर विच ऑफ फॉलोइंग गैस चार्ज टू मैस रेशियो इज मैक्सिमम, इसके लिए चार्ज टू मैस रेशियो जो ये मैक्सिमम है। तो इधर हम ऑप्शन लिख देते हैं। अल्फा ऑप्शन है बेटा सपोज ऑक्सीजन गैस, बीटा ऑप्शन नाइट्रोजन गैस, चार्ली मीथेन, डेल्टा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। शाबाश, क्योंकि मैस इसका सबसे कम है तो इसका मतलब इसकी चार्ज टू मैस रेशियो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब जो कैथोड रेज है ना, कैथोड रेज का मैस हाइड्रोजन से भी कम होता है, तो इसका मतलब है कि कैथोड रेज की चार्ज टू मैस रेशियो इससे भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो चार्ज टू मैस रेशियो होगी वो कैथोड रेज की होगी। तो कैथोड रेज की चार्ज टू मैस रेशियो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है बेटा, क्योंकि कैथोड रेज आर एक्चुअली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और गैस कोई भी हो इलेक्ट्रॉन तो उसमें से एक जैसे ही होंगे ना, उनकी नेचर एक जैसी होगी, इसलिए चार्ज टू मैस रेशियो ऑफ कैथोड रेज नेचर ऑफ रेसिडुअल गैस पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है जी, तो प्रोटॉन्स यहाँ हाइड्रोजन के केस में जो भी कैटायंस होंगे उनको हम क्या कहेंगे बेटा, प्रोटॉन्स। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में जो कैटायंस होंगे उनको क्या कहेंगे, प्रोटॉन्स। उसके बाद है जी न्यूट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। जेम्स चैडविक ने ये बात दोबारा बता दें जी, तो ये एमओवर वाली बात दोबारा बता दें। कैटायंस इन केस ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। ठीक है, जैसे देखिए ना यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इधर H पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोजन के केस में जो कैनाल रेज है ना, जो कैटायंस है, इन्हीं को आप क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, जेम्स चैडविक ने बेटा जी 1932 में न्यूट्रॉन डिस्कवर किए, और इसने न्यूट्रॉन किस तरह से डिस्कवर किए बेटा, यहाँ इसने एक्सपेरिमेंट किया कि बेरिलियम एटम जो है ना, इनके ऊपर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए गए। 4 इसका एटॉमिक नंबर है, 9 मास नंबर है, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल जो है ये बम्बार्ड किए गए। अल्फा पार्टिकल आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, अल्फा पार्टिकल असल में क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है। तो इसने देखा कि ये जो बेरिलियम है ये कार्बन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और साथ एक पार्टिकल एमिट हुआ जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और इसका मास जो है कंपेरेबल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, तकरीबन मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। ठीक है, तो इसके ऊपर इसके बाद ना इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, यानी इधर पॉजिटिव चार्जेस और इधर नेगेटिव चार्जेस। तो उसने देखा कि ये न्यूट्रॉन बिल्कुल सीधे गुजर जाते हैं, ना तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं ना नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो इस तरह से इसने कहा कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रल होने की वजह से इन्हें न्यूट्रॉन्स का नाम दे दिया गया। ठीक है जी, याद रखिएगा बेटा, ये वो न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी लेस देन और इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इन्हें हम स्लो न्यूट्रॉन्स कहते हैं। और वो न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इन्हें हम फास्ट न्यूट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है बेटा, अब जो स्लो न्यूट्रॉन्स हैं, these are effective for fission process। ठीक है, ये फिशन के लिए इफेक्टिव होते हैं। ठीक है बेटा, फास्ट न्यूट्रॉन फिशन के लिए इफेक्टिव नहीं होते हैं। क्लियर, याद रखिएगा कि जब एक न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो इससे एक पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन
ये बेटा जी एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा और साथ एक न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी। ये पॉजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूट्रिनो है जब एक न्यूट्रॉन ब्रेक होता है, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन पर जिसका एटॉमिक नंबर 7 मास नंबर 14 है, इस पर फास्ट न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं, इट विल कन्वर्ट इनटू बोरॉन। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? नाइट्रोजन बोरॉन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और साथ हीलियम पार्टिकल्स एमिट होते हैं, ठीक है जी। तो हीलियम पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज, यानी अल्फा रेज एमिट होंगे। अब आपको ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, यहाँ पे वो कह देता है जी नाइट्रोजन, यानी इक्वेशन दे देता है यहाँ पे x, तो वो कहता है जी x रिप्रेजेंट्स, x किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइड्रोजन को, हीलियम को, ठीक है, लिथियम को या ऑक्सीजन को, या फिर ये अल्फा पार्टिकल है, बीटा है, गामा है, कौन सा है? तो अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है। इस तरह से यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फास्ट न्यूट्रॉन है, स्लो न्यूट्रॉन है, तो फास्ट न्यूट्रॉन, ठीक है बेटा। तो मुख्तलिफ तरह से ये एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर कॉपर 65 पर स्लो न्यूट्रॉन बम्बार्ड किए जाते हैं, ये देखिए बेटा, कॉपर एटॉमिक नंबर 29 मास नंबर 65, इस पर अगर हम स्लो न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं तो इसका हैवी आइसोटोप हमें मिलता है कॉपर 66, ठीक है, कॉपर 66, और साथ गामा रेज एमिट होंगी। कौन सी रेज एमिट होती है बेटा? गामा रेज, ठीक हो गया। तो ये जो कॉपर 66 है ये हाईली अनस्टेबल है और ये फौरन कन्वर्ट हो जाता है जिंक में। जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 और मास नंबर 66 ही होता है। तो इससे बेटा ये इलेक्ट्रॉन एमिट हुए और ये इलेक्ट्रॉन असल में क्या है? बीटा रेडिएशंस, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन असल में क्या होते हैं? बीटा रेज। तो याद रखिएगा कि जब कॉपर 66 में से बीटा रेज एमिट होती है तो वो जिंक में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जब भी बीटा रेज एमिट होगी एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा और मास नंबर सेम रहेगा, ठीक है बेटा, ये आपने याद रखना है। जब भी बीटा रेज एमिट होंगी एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा और मास नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक हो गया बेटा। जब गामा रेज एमिट होती हैं तो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से तो मास नंबर बढ़ गया और एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, ठीक है जी, समझ आ गई। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। तो ये थे न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो है ना बेटा, इसमें रदरफोर्ड ने एटम की स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज परफॉर्म टू डिस्कवर न्यूक्लियस, ठीक है। यहां से अगर पूछा जाए कि विच आर फॉर्मिंग was discovered by Rutherford experiment। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो है ना, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, इससे कौन सा पार्टिकल डिस्कवर हुआ? नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर कहता है जी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डेल्टा, न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। तो न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था इससे, ठीक है, इसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। तो नेक्स्ट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था, इसमें इसने गोल्ड फॉइल यूज किया था। उस गोल्ड फॉइल की थिकनेस आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है जी।
ये बेटा ये गोल्ड फॉइल यूज किया था रदरफोर्ड ने, और इस गोल्ड फॉइल की थिकनेस है 0.00004 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.04 सेंटीमीटर गोल्ड फॉइल यूज किया गया था, ठीक है। इसके ऊपर इसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, यहाँ पे इसने पोलोनियम एटम रखा और इससे अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए गए और इधर फोटोग्राफिक प्लेट रखी। इससे देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे गुजर जाते हैं, ठीक है, इट मींस मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, ठीक है, ये देखें ना, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे गुजर गए, इसका क्या मतलब है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, ठीक है। और चंद एक अल्फा पार्टिकल जो है वो लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, जो ये शो करता है कि एटम के सेंट्रल पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ये अल्फा रेज आ रही, ठीक है, ये यहां से रिफ्लेक्ट होती है, तो ये लार्जर एंगल तकरीबन 150 डिग्री के एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि एटम के सेंट्रल पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। फिर से देखा कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स भी हैं जो टकरा के वापस आ गए, बाउंस बैक हो गए, जैसे ये अल्फा पार्टिकल आए, से टकराए और वापस आ गए। इससे पता चलता है कि न्यूक्लियस एक हैवी पार्टिकल है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अगर ये हैवी ना होता तो ये आगे चला जाता, और हैवी है तो इसलिए अल्फा पार्टिकल से टकरा के वापस आ गया। तो इससे इसने ये कहा कि एटम का सारा मैस जो है वो उसके सेंट्रल पार्ट पर पाया जाता है, ठीक है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, समझ आ गई। एटम का ज्यादातर हिस्सा एम्प्टी होता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इसने कहा कि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जैसा कि डिफरेंट प्लैनेट्स जो है ये सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, ये समझ आ गई। तो इस तरह से ये इसने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। लेकिन इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ये लगे कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द कंटिन्यूअली रिवॉल्व कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिलीज करनी चाहिए और ऐसा ऐसा न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं होता। और दूसरे नंबर पे अगर ये कंटिन्यूअली एनर्जी रिलीज कर रहा है तो फिर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनाता, एटम जो ये लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनाता। इसकी क्या रीजन है, तो इसका आंसर जो है वो रदरफोर्ड मॉडल से हमें नहीं मिलता। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए फिर एक न्यू मॉडल प्रेजेंट किया गया जिसे हम कहते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। नील बोहर इसने बोहर्स एटॉमिक थ्योरी दी। नील बोहर ने फर्स्ट टाइम एक थ्योरी यूज की जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है बेटा। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बेटा ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है ना, इस थ्योरी में प्लैंक्स ने ये कहा कि जब भी किसी बॉडी से एनर्जी रेडिएट होती है या एनर्जी अब्सॉर्ब होती है तो ये लॉस ऑफ एनर्जी और अब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जो है ये एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। यानी एनर्जी किसी बॉडी से जब रिलीज होती है या अब्सॉर्ब होती है तो ये डिसकंटिन्यू मैनर से रिलीज होती है, डिसकंटिन्यू मैनर से अब्सॉर्ब होती है, ठीक है। डिसकंटिन्यू मैनर मतलब कि एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एमिट होते हैं और इन्हीं पार्टिकल्स की फॉर्म में एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, और इनमें से हर एक पार्टिकल को इसने क्वांटम का नाम दे दिया, ठीक है बेटा, जिसको बाद में आइंस्टाइन ने इन द केस ऑफ लाइट एनर्जी फोटॉन का नाम दिया था, ठीक है। और इसने कहा कि हर एक क्वांटम के साथ फिक्स एनर्जी एसोसिएट होती है, ठीक है। हर एक क्वांटम जो होता है ना इसके साथ एक फिक्स एनर्जी एसोसिएट होती है, एंड दिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसकी जो एनर्जी है इसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। तो इधर प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव कर दें, इक्वालिटी आ जाएगी, साथ कांस्टेंट h, तो E is equal to h nu, ठीक है बेटा, E is equal to h nu, यानी एक क्वांटम या एक फोटॉन की जो एनर्जी है वो h nu से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब h यहाँ पे क्या बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट,
और इसकी वैल्यू भी आपको आनी चाहिए 6.629 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है बेटा, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है जी, तो सर ये एच है, जी ये एच लिखा हुआ है। हाँ जी। अब ना ये प्लांट्स कांस्टेंट एच, अब न्यू जो है ये सी ओवर लैम्डा होता है, तो E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है बेटा, एच सी ओवर लैम्डा, लैम्डा क्या होता है बेटा, वेवलेंथ, तो ये भी हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं। इसी तरह से 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार, तो E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। ठीक है, न्यू बार क्या बेटा, वेव नंबर, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड और वेव नंबर क्या होता है बेटा, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 ओवर वेवलेंथ। ठीक है, यानी ये वेव नंबर और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई। जैसे आपको वेवलेंथ गिवन है और वेव नंबर फाइंड करने हैं, तो आप वेवलेंथ को 1 से डिवाइड कर दें तो वेव नंबर आ जाएगा, वेव नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वेवलेंथ आ जाएगी, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब नेक्स्ट है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, बोहर्स मॉडल। नील बोहर ने मैक्स प्लैंक की जो थ्योरी थी इसको यूज किया था। ठीक है बेटा, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। इन सर्कुलर पाथ को इसने क्या नाम दिया, ऑर्बिट्स, शेल्स और एनर्जी लेवल। ठीक है बेटा, इन सर्कुलर पाथ को इसने कहा कि ये शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं। फिर इसने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स ऑर्बिट में रहता है तो इसकी एनर्जी भी क्वांटाइज्ड रहती है, यानी इसकी एनर्जी फिक्स रहती है, ना तो ये एनर्जी गेन करता है ना लूज करता है। लेकिन जब ये लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी, और जब हायर ऑर्बिट से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एंड दिस रिलीज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, ये एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है। अब यहाँ पे देखें, ये कंसेप्ट हमें किसने दिया था, प्लैंक्स क्वांटम ने। ठीक है, और यही कंसेप्ट है ये नील बोहर यूज कर रहा है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि यहाँ इसकी एनर्जी E1 है और इधर इसकी एनर्जी क्या बेटा, E2, तो जो एनर्जी रिलीज होगी ये फिर इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगी, यानी हम लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ये फिर इक्वल है किसके, डेल्टा E के, एंड डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, समझ आ गई। जैसे सपोज यहाँ पे एनर्जी है जी 2 जूल, यहाँ पे एनर्जी 1 जूल होगी, तो 2 में से 1 माइनस करें तो 1 जूल का फोटोन एमिट होगा। ठीक है, समझ आ गई। और ये जो डेल्टा E है ये हमें पता है, डेल्टा E ये इक्वल होता है H न्यू। ठीक है, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास इस फोटोन की एनर्जी आ जाती है। फिर उसके बाद ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द हमेशा उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं कि जहां पे इनका एंगुलर मोमेंटम mvr h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है बेटा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी रिवॉल्व नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे कि जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का मल्टीपल होता है। जैसे हमें ये कहा जाए कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is
h over pi, the electron revolves in second order. revolves in इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व करेगा? फर्स्ट ऑर्बिट में बीटा, सेकंड ऑर्बिट में चार्ली, थर्ड में डेल्टा, फोर्थ में। अब देखो बेटा ये h ओवर पाई है ना, तो n की वैल्यू 2 पुट करिएगा, 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 आ रही है, तो n की वैल्यू 2 आ रही है तो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है जी, समझ आ गई? तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना, उससे हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। यानी अकॉर्डिंग टू नील बोहर, इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिट्स के दरमियान में रिवॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन होती है, n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होती है। ठीक है जी, समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले ऑर्बिट में या दूसरे ऑर्बिट तीसरे ऑर्बिट में, ये इन बिटवीन द टू ऑर्बिट्स नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब No, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी जो है ना बेटा, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, इससे नील बोहर ने रेडियस ऑफ ऑर्बिट फाइंड किया, rn is equal to 0.529 n square Armstrong। ठीक है, ये बेटा जी इसने एक फार्मूला ड्राइव किया था फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब अगर आप यहाँ 1 और n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा 0.529 Armstrong, क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा ना। इसी तरह से बेटा सेकंड ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना चाहते हैं तो इधर 2 पुट कर दें, r2 तो 0.529 2 का स्क्वायर Armstrong, तो ये बन जाता है 2.11 Armstrong। ठीक है बेटा, ये सेकंड ऑर्बिट का रेडियस आ गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। तो यहां से ये पता चला कि जो सेकंड ऑर्बिट है ये फर्स्ट ऑर्बिट से 4 टाइम अवे होगा, और जो थर्ड ऑर्बिट है ये फर्स्ट ऑर्बिट से कितने टाइम अवे होगा बेटा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 9 इस तरह फोर्थ ऑर्बिट पूछा जा सकता है, ये फर्स्ट ऑर्बिट से कितने टाइम अवे होगा? 16 टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि r2 minus r1 is less than r3 minus r2, it is less than r4 minus r3 and so on। ठीक है बेटा, समझ आ गई? तो इस तरह से दो कंसेक्टिव ऑर्बिट्स के दरमियान डिस्टेंसेस इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, दो कंसेक्टिव ऑर्बिट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा बेटा? बढ़ते जाएंगे। ठीक हो गया? तो इसके अलावा बोहर एटॉमिक थ्योरी को यूज करते हुए एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन भी फाइंड की जा सकती है। nth ऑर्बिट की एनर्जी जो है ना बेटा, En minus 1313.315 over n square किलोजूल पर मोल। ये इसका फार्मूला ड्राइव किया था बाय यूजिंग बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल को यूज करते हुए बेटा ये फार्मूला इसका ड्राइव किया गया। ठीक है, minus 1313.315 over n square किलोजूल पर मोल। अब अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो minus 1313.315 over 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, मतलब कि यही वैल्यू होगी minus 1313.315 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो ये है दी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। सेकंड में फाइंड करना चाहते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 4, यानी इसको 4 से डिवाइड कर दें। थर्ड में फाइंड करना चाहते हैं तो 9 से डिवाइड कर दें। ठीक है, फोर्थ में फाइंड करना चाहते हैं तो 16 से डिवाइड कर दें। अभी जो नेगेटिव चार्ज है टोटल एनर्जी के साथ
ये किस चीज को शो करता है? नेगेटिव चार्ज इज एक्चुअली ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है बेटा, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे अब देखिएगा कि जितना इलेक्ट्रॉन दूर से आएगा उतनी हाई एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। ठीक है जी, जैसे सपोज कीजिए कि ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, यानी इधर हम कहते हैं कि इधर एनर्जी E1 है, ये E2, E3, E4, E5, E6। सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। ठीक है, तो जो फोटोन एमिट होगा ये मैक्सिमम एनर्जी का एमिट होगा। अगर ये सेकंड में आ रहा है तो एनर्जी कम होगी, थर्ड में आ रहा है एनर्जी और कम होगी, फोर्थ में आ रहा है एनर्जी और कम होती जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी दूर से इलेक्ट्रॉन आए और जितना न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आए उतनी हाई एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। ठीक है बेटा, समझ आ गई? तो यहाँ मैक्सिमम एनर्जी का जो फोटोन है E6 माइनस E1 होगा, उससे कम E6 माइनस E2, उससे कम E6 माइनस E3, उससे कम E6 माइनस E4। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, in which are forming transition photon of maximum energy is released। जी, किसमें मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा? अल्फा ऑप्शन है E4 माइनस E2 बीटा, E4 माइनस E3 चार्ली, E4 माइनस E1 डेल्टा, E4 माइनस, हाँ जी, या ऑल हैव सेम एनर्जी। चार्ली। चार्ली क्यों? चार्ली। क्योंकि जितना वो करीब आएगा ना बेटा न्यूक्लियस के, उतनी हाई एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट यही है, ऑप्शन में आपको बता देता हूं। अल्फा ऑप्शन है E5 माइनस E4, बीटा ऑप्शन है E4 माइनस E2, चार्ली ऑप्शन है बेटा E3 माइनस E1, डेल्टा E4 माइनस E3। मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन कौन सा होगा? द सेम, सोचिए, और द सेम। सर चार्ली। क्यों? बीटा। सर बीटा और चार्ली में दो दो का डिफरेंस आ रहा है, पर जो E1 में है वो चार्ली वाला जा रहा है। चार्ली करेक्ट आंसर है। क्यों? जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आएगा ना उतनी हाई एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। ठीक है, समझ आ गई? क्लियर है? नो सर, दोबारा समझा। मैंने आपको बताया कि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आएगा ना उतनी हाई एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। अब यहाँ पे आ रहा है E5 में से E4 में, इधर आ रहा है E4 में से E2 में, इधर आ रहा है E3 से E1 में, इधर आ रहा है E4 से E3 में, तो E3 माइनस E1। ठीक है, ये हाई एनर्जी का फोटोन एमिट होगा। ठीक है बेटा, जितना न्यूक्लियस के करीब आएगा उतनी, आपने डिफरेंस नहीं देखना। ठीक है, आपने बस ये देखना कि करीब कितना आ रहा है। ठीक है, जहां से मर्जी आए, तो जितना वो ज्यादा करीब आएगा उतनी हाई एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इनकमिंग सेम में हो रही है, जैसे देखें मैं अगर ये कहूं कि जी हाई एनर्जी का फोटोन जो है वो किस में होगा? E4 माइनस E1, यानी एक ऑप्शन यहाँ पे दे देता हूँ कि E5 माइनस E1, E4 माइनस E1, E3 माइनस E1,
E2 minus E1। अब कौन सा मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन एमिट होगा? जैसे अल्फा। अल्फा मैक्सिमम है, क्यों? क्योंकि अब आर सब में 1 भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन जितना दूर से आएगा उतनी हाई एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। ठीक है बेटा, समझ आ गई? इसमें भी 1 में आ रहा है, इधर भी 1 में आ रहा है, इधर भी 1 में, इधर भी 1 में, लेकिन इधर 5 में से 1 में आ रहा है, तो जितना दूर से फर्स्ट में आएगा उतनी हाई एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं जी? नो सर। हाँ जी, तो ये है बेटा जी एनर्जी डिफरेंस और फोटॉन वगैरह जो है ना, ये किस तरह से हम हाई एनर्जी के इसमें से फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह कल इसका हाफ पोर्शन जो है वो हम लास्ट डिस्कस करेंगे। सर बस स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दिया करें। क्या? समय